हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू टारगेट स्टडी आईक्यू। आज हमारे पॉलिटी एमसीक्यू क्लास 8 चल रहा है और आज हम बात करने वाले हैं राजनीति के मिश्रित प्रश्नों के बारे में। हम प्रतिदिन सीरियल वाइज जाएंगे, इसीलिए आप प्लीज इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का पहला सवाल है, अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कभी नहीं। आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। हालांकि 1991 में वित्तीय कठिनाई जरूर आई थी। आर्टिकल 360 जो होता है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है। अगर राष्ट्रपति सहमत हो जाते हैं कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि भारत में आर्थिक मंदी आ गई है या फिर नुकसान हो गया है, तो राष्ट्रपति वित्तीय इमरजेंसी लगा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा केवल इस दौरान ही की जा सकती है। तो किस दौरान की जा सकती है? तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि संपूर्ण भारत अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध के कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है, या फिर यदि संपूर्ण भारत अथवा इसके किसी भाग पर बाहरी आक्रमण हो जाता है, या फिर संपूर्ण भारत अथवा इसके किसी भाग पर सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसे इमरजेंसी के दौरान कब लगाया गया था? तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक किया गया था। इसने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा। लगभग हर पार्ट को चेंज किया गया था। प्रस्तावना को भी 42वें संविधान संशोधन में चेंज किया गया था, इसीलिए इसे मिनी संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है वो ली गई है आपके दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका से दो चीज़ें ली गई हैं। एक तो लिया गया है संविधान संशोधन, जिसको आप बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और दूसरा लिया गया है राज्यसभा में मतदान सदस्यों का। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके मतदान भी जो है प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में संविधान संशोधन कितने तरीके से होता है? तो कितने तरीकों से भारत में संविधान संशोधन होता है? तो 3 तरीकों से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 3 तरीकों से होता है। संसद का सरल बहुमत, एक तो आपका सामान्य बहुमत से हो जाता है, एक होता है विशेष बहुमत से संसद के, और एक होता है संसद का विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति। तो चलिए अब संविधान संशोधन को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो कितने प्रकार के संशोधन होते हैं? तो अनुच्छेद 368 के तहत 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, दूसरा होता है साधारण बहुमत द्वारा, और तीसरा जो आपका होता है वो होता है विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा। तो इन तीनों को थोड़ा जान लेंगे, उनके देख लेंगे कि कौन कौन सी संशोधन जो होते हैं वो किसके अंडर आते हैं। तो जैसे विशेष बहुमत होता है, विशेष बहुमत के लिए 2/3 एक तो आपको वोट चाहिए होते हैं उपस्थित सांसदों के। जो दूसरी बात समझने की है वो है, एक तो वो काम क्या होता है इसका, मूल अधिकारों को ये चेंज कर सकता है। दूसरा होता है राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को कर सकता है, अमेंड कर सकता है, संशोधित कर सकता है। और तीसरा होता है जितने भी सभी महत्वपूर्ण उपबंध होते हैं उनको ये विशेष बहुमत द्वारा ही आपका संशोधित किया जाता है। अगर साधारण बहुमत की बात की जाए तो साधारण बहुमत जो होता है 50% से जब ज़्यादा आपके वोट मिलते हैं तभी आपका साधारण बहुमत द्वारा आप अपना संशोधन कर सकते हैं। तो इसके कामों की बात की जाए तो इसके काम होते हैं नए राज्य का गठन करना, प्रवेश करना। दूसरा होता है नए राज्य के सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करना। राष्ट्रपति, गवर्नर, जज की सैलरी अलाउंस को बदलना। संसद के नियम में बदलाव करना। संसद में अंग्रेजी व राजभाषा का प्रयोग करना। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताना। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। और 5वीं और 6वीं अनुसूची क्षेत्रों व जनजातियों का प्रशासन। तो इसके बारे में कौन बताता है? आपका साधारण बहुमत बताता है। फिर आपका आता है विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि नीति के जो संघीय ढांचे होते हैं कि आपको राज्यों की स्वीकृति लेना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि जो आधे आपके राज्य विधानमंडल होते हैं उनकी साधारण माध्यम से मंजूरी मिलना बहुत आवश्यक है। तो अब किस किस चीज़ में इनका आवश्यक होता है? तो पहला तो है राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा इसके काम। दूसरा होता है केंद्र एवं राज्य कर्मचारियों का विस्तार। तीसरा होता है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय। चौथा होता है केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। संसद के साधारण बहुमत के साथ निम्नलिखित प्रावधानों प्रोविजंस में से कौन सा पारित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नए राज्य के निर्माण। तो नए राज्यों का गठन करना, प्रवेश करना, नए राज्यों की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करना क्या होता है? आपके साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण रीअसेसमेंट के लिए संसद में किस तरह के बहुमत की जरूरत होती है? संसद का सामान्य बहुमत ही आपके निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण कर सकता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो ये है आपका पुनर्निर्धारण। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किससे होता है? सामान्य बहुमत द्वारा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संविधान में से किसने मतदान की आयु 21 से 18 तक संशोधन की थी? तो संशोधन किसने किया था? तो 61st अमेंडमेंट जो हुआ था आपका, 61वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, मतदान की उम्र क्या थी? 21 से 18 साल कर दी थी इस संविधान संशोधन में। ठीक है, इसके लिए क्या किया था? आर्टिकल जो आपका 326 था, 326 को संशोधन करा गया था, जो कि मतदान से संबंधित था लोकसभा और असेंबलीज में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान 45वां संशोधन अधिनियम 1985 ना होके क्या होगा? 1980। तो 1980 में 45वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से किस में मंत्रिपरिषद कैबिनेट का चुनाव किया जाता है? तो किस में किया जाता है? तो दिल्ली में किया जाता है। दिल्ली के साथ साथ एक और में किया जाता है, उसका नाम है पुडुचेरी। आपके क्या किया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद का चुनाव किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी दमन और दीव कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? तो प्रशासक करता है। इस केंद्र शासित प्रदेश के पास विधानसभा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री की पोस्ट भी नहीं होती। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी मुख्य प्रशासक होता है, जिसका नाम है, अभी कौन है आपके? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जो है आपके अभी कौन है? मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस संविधान संशोधन से दिल्ली को विशेष राज्य स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया? ठीक है, तो किस संविधान संशोधन से दिल्ली को विशेष राज्य स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया? तो 69वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, आर्टिकल 239A भारत के संविधान का दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा देता है। यह 69 संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री का दिया जाएगा इस्तीफा, तो कौन लेगा? भारत का राष्ट्रपति, राज्य के उपराज्यपाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री या फिर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष? तो राज्य के उपराज्यपाल लेते हैं। दिल्ली का क्या होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, तो वो लेता है आपका इस्तीफा। किसी किसी में लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति भी लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास होता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा संसद के पास। आर्टिकल 214 के तहत हर राज्य के पास उसका हाई कोर्ट होना चाहिए। तो अभी तक भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट हैं भारत में। सबसे पहले हाई कोर्ट की बात की जाए तो सबसे पहला हाई कोर्ट जो था आपका बॉम्बे हाई कोर्ट था, जो कि बना था 1862 में। सबसे आखिरी जो बना है वो बना है 2019 में, और उसका नाम है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, अमरावती में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है, तो चलिए अब आखिरी प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 15th क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 साल। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपके पास न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 साल। तो गाइज ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।